हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल हॉन्टेड दास्तान में, जहां पर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कुछ अनसुनी और रियल घटनाएं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कुछ अनहोनी हुई हो या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जो कि पैरानॉर्मल हो, तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं satish7star@gmail.com पर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। आपकी स्टोरी को मैं सुनाऊंगा अपने चैनल पर। तो चलिए सुनते हैं आज एक ऐसे ही सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है रिया की। रिया जो कि बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उसको नई नई चीज़ें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। रिया की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम था सोनाक्षी, और वो उसके साथ उसके क्लासरूम में ही थी। जैसे दोनों अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कोटा जाएंगे और कोटा जाके पढ़ेंगे, जिनके लिए उनको हॉस्टल भी चाहिए था। तो दोनों ने अपनी फैमिली से बात की और उनकी फैमिली ने कोटा में ही एक जगह पर उनके लिए हॉस्टल देख लिया। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के लिए निकलने वाले थे, रिया की माँ ने सोनाक्षी से कहा कि देखो बेटा, मेरी जो बेटी रिया है उसको अकेले सोने की आदत नहीं है, तो तुम ये करना कि रात जब भी हो जाए रिया के साथ में ही सोना। सोनाक्षी ने कहा कि ठीक है आंटी, जैसा आपने कहा हम वैसा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद रिया और सोनाक्षी दोनों ही अपने हॉस्टल में आ जाती है। इन दोनों का रूम कुछ इस तरीके से होता है कि रिया और सोनाक्षी बिल्कुल आमने सामने इनको रूम मिलते हैं, और वहां पहुंचते ही उनकी दो नई दोस्त और बन जाती है जिनका नाम होता है प्राची और प्रीति। दोस्तों, प्राची और प्रीति बहुत स्वीट और बहुत ही इनोसेंट लड़कियां थी। धीरे धीरे वो चारों का एक ग्रुप बन जाता है और चारों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। रिया, सोनाक्षी, प्राची और प्रीति का यही शेड्यूल होता है कि डेली वो अपनी कोचिंग जाती हैं, कोचिंग में पढ़ाई करती है और शाम को घर आती हैं। घर आने के बाद में वो एक साथ में स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रिया और सोनाक्षी, जैसा कि सोनाक्षी को रिया की मम्मी ने कहा था कि तुमको रिया के साथ में ही सोना है, इसलिए वो हमेशा रिया के रूम में ही सोती थी। दोस्तों, बेसिकली इनका प्रोग्राम ऐसा होता था कि शाम को 6-7 बजे ये कोचिंग से आते थे, उसके बाद में डिनर करते थे। डिनर करने के बाद में रिया और सोनाक्षी रिया के ही रूम में बैठकर पढ़ाई करते थे, और रात के 1 बजे के बाद में रिया और सोनाक्षी रिया के ही रूम में सो जाते थे। सोनाक्षी कभी भी अपने रूम के अंदर नहीं सोती थी, वो सिर्फ मॉर्निंग में वहां जाती थी और फ्रेश होके आ जाती थी। दोस्तों, ऐसे करते करते 10 से 15 दिन निकल जाते हैं, और 10 से 15 दिन निकलने के बाद में सब कुछ सही चल रहा होता है। और एक दिन रिया सोनाक्षी को कहती है कि देख सोनाक्षी, जब हमने दोनों रूम लिए हैं, जब हम उनका रेंट भी दे रहे हैं, तो यार तू मेरे रूम में आके सोती है, इससे अच्छा तुम अपने रूम में जाके सो जाया कर, मुझे भी प्राइवेसी मिल जाएगी थोड़ी। सोनाक्षी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे को तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो तेरी मम्मी ने मेरे को कहा था कि मुझे तेरे रूम में सोना चाहिए, इसलिए मैं तेरे साथ में सोती हूँ। तो रिया ने कहा अच्छा, तू मम्मी की बात की कहाँ पे यकीन कर रही है, मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, और तू बिल्कुल अपने रूम में जाके सो सकती है। फिर एक रात को जैसे ही वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद में वो दिन आता है जब रिया सोनाक्षी को बोलती है कि सोनाक्षी अब तू अपने रूम में चली जा। सोनाक्षी बोलती है यार एक काम कर देना, आज से नहीं जाऊंगी यार, मैं 2 दिन के बाद जाऊंगी। तो रिया उसको बोलती कि 2 दिन के बाद क्यों, अभी चली जा। तो सोनाक्षी कहती नहीं, एक काम करके जाऊंगी। रिया ने कहा कौन सा काम करना है तेरे को? तो उसने कहा कि एक काम करते, थोड़ी सी मस्ती करते यार। रिया ने बोला क्या मस्ती करेंगे? तुझे पता है अपने दोस्त है प्राची और प्रीति अपने साथ रहती है। तो क्या हाँ, वो तो बिल्कुल 2 रूम छोड़ के आमने सामने उनका भी रूम है हमारी तरह, तो चलना उनके साथ मस्ती करते हैं। तो क्या मस्ती करें? अच्छा मैं बताती हूँ। सोनाक्षी क्या करती हैं, रिया को लेके जाती हैं। रात के 1 बजे सोनाक्षी खड़ी हो जाती है प्राची के गेट पे, और रिया खड़ी हो जाती है प्रीति के गेट पे, और वहाँ जोर जोर से नॉक करते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में रिया और सोनाक्षी प्राची और प्रीति के पास में आते हैं, और सोनाक्षी बोलती है अरे प्राची, तेरे को पता है रात को क्या हुआ? तो प्राची बोलती है क्या हुआ? अरे रात को 1 बजे पता नहीं क्या हुआ, हमारे रूम के बाहर अचानक से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो प्राची ने कहा कि हाँ हाँ मेरे बाहर भी कोई था। प्रीति बोलती है हाँ मेरे बाहर भी था, इसका मतलब कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं है। और ऐसा करके वो दोनों को डरा देती है पूरी तरीके से। इसके बाद वो नीचे जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरे दिन यानी कि सेकंड वाली नाइट को इस बार सोनाक्षी ये सोचती है कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। वो अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब से पायल की छनकार जो होती है उसकी आवाज़ डाउनलोड कर लेती है, और वो दोनों अगेन जाती है रात को 1 बजे दोनों के गेट के बाहर, और वहाँ पर इस बार नॉक करने के साथ साथ वो पायल की आवाज़ भी प्ले कर देती है। और वो पायल की छनकार इतनी डरावनी होती है कि हर कोई वहाँ से डर जाएगा। दोस्तों ज़रा आप ही सोचिए, रात के 1 बजे का टाइम हो और आपके बाहर कोई नॉक करे और साथ में पायल की आवाज़ आ जाए, क्या आप हिम्मत करेंगे गेट खोलने की? बिल्कुल, प्राची और प्रीति की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गेट खोल सके।
अगेन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो इस बार रिया प्रीति के पास आके बोलती है कि प्रीति तुझे पता है रात को क्या हुआ था? प्रीति बोलती है मुझे नहीं पता। रात को यार हमारे रूम के बाहर अचानक से पायल की छनकार की आवाज आ रही थी और कोई गेट भी नॉक कर रहा था। तो प्रीति और प्राची एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमारे बाहर भी ऐसा कुछ हो रहा था, और वो और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है। वो जब नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे होते हैं उस टाइम पर गलती से सोनाक्षी का फोन प्राची के हाथ में लग जाता है, और जैसे वो उसका फोन देखती है तो यूट्यूब पे डाउनलोडेड उसको वो क्लिप मिल जाती है। और फिर वो सोनाक्षी से मिलके बोलती है अच्छा तो तू डरा रही थी हमको आवाज निकाल के। फिर सोनाक्षी भी हंसने लगते कि हाँ हाँ हम ही थे, सॉरी यार तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो दिन आता है जब सोनाक्षी को अपने रूम में जाना था। वही टाइम होता है रात के 1 बजे तक स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद सोनाक्षी अपने रूम की ओर बढ़ती है। दोस्तों रात में जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलती हैं, दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो अपने बेड के पास पहुंचती हैं तो उसको एक अजीबोगरीब स्मेल आती है। इतनी गंदी और इतनी बदबूदार वो स्मेल होती है कि कोई वहाँ पे सोना तो दूर उस रूम के अंदर कोई रुक तक नहीं सकता, इतनी गंदी स्मेल थी वो फटाफट से वापस रिया के पास में आती है। रिया को बोलती है कि रिया मेरे रूम के अंदर मैं नहीं सो सकती। तो रिया बोलती है क्या हुआ सोनाक्षी, क्यों नहीं सो सकती? तो बोलती है यार पता नहीं क्यों पर मेरे रूम के अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। रिया बोलती है अच्छा चल ठीक है देखते क्या है। फिर रिया भी उसके साथ होकर उसके रूम के अंदर जाती है। जैसे दोनों रूम के अंदर पहुंचते हैं वो देखती है कि वाकई में उसके बेड के पास बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। फिर वो सोनाक्षी को बोलती है कि काम कर तू मेरे रूम में रुक जा, मॉर्निंग में वार्डन को बुला के हम ये बेड ही चेंज करवा देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग को वार्डन को बुलाते हैं, लेकिन वार्डन जैसे ही वहां पहुंचता है स्मेल गायब हो जाती है। अब वो स्मेल ना वार्डन को आ रही है, ना सोनाक्षी को आती है, ना ही रिया को आती है, और वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वार्डन को बोलते कि बेड चेंज करो, लेकिन वार्डन बोलता है बेड चेंज क्यों करे जब यहाँ पे कोई स्मेल ही नहीं है, तुम दोनों फालतू की मस्तियाँ कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पे सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। इस तरह से वो वार्डन उन बच्चों को डांट देता है। नेक्स्ट डे वापस स्टडी करने के बाद रात को 1 बजे सोनाक्षी जैसे ही अपने रूम के अंदर जाती है अगेन उसको वही स्मेल आती है जो उसको पहले आई थी, और वापस दोबारा वही होता है, सोनाक्षी रिया के रूम में आके सो जाती है। ऐसा 3-4 दिन तक लगातार चलता है और आखिरकार सोनाक्षी परेशान हो जाती है और सोनाक्षी वार्डन को बोलती है कि देखो मैं अभी परेशान हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे इस रूम के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं सो सकती क्योंकि रात को यहाँ पे स्मेल आती है। तो वार्डन बोलता है कि मैं बेड तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता, कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ। तो रिया बोलती है कि यार सोनाक्षी तेरे इस रूम के पास में एक और रूम है ना जो बिल्कुल कबाड़ खाने की तरह पड़ा हुआ है, उसको साफ करवा देते हैं, तो उसमें रुक जाना तू। तो सोनाक्षी बोलती है कि यार तेरी बात तो ठीक है लेकिन उस रूम के अंदर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, उधर जाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो रिया कहती है अरे कुछ नहीं वो तो कबाड़ खाना है ना, पूरा सब जाले वाले लगे इसलिए तेरे को ऐसा फील हो रहा, साफ सफाई के बाद तो बहुत अच्छा बन जाएगा रूम। फिर उन्होंने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि हमको वो रूम मिल सकता है। तो वार्डन ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको रूम को अलॉट कर सकता हूँ। तो उसके बाद यही होता है, नेक्स्ट डे वार्डन उसके रूम की पूरी सफाई करवाता है और सफाई करवाने के बाद में वो रूम सोनाक्षी को अलॉट कर दिया जाता है। अब दिन में सोनाक्षी वहाँ जाती है, अपनी किताबें वगैरह अरेंज करती है, सब कुछ बेड की बिस्तर वगैरह सब लगाती है और पूरी तरीके से पूरा दिन उसका बढ़िया ही रहता है। नहा धो के वो अपनी कोचिंग के लिए निकल जाती है। कोचिंग से जैसे ही वो शाम को आती है उसका वही रूटीन होता है कि वो रिया के साथ में पढ़ाई करती थी। तो रिया के साथ में रात को 1 बजे पढ़ाई करने के बाद सोनाक्षी अब जाने वाली है उस रूम के अंदर जो कि पूरी तरह से कबाड़ खाना था। ये टाइम होता है लगभग जुलाई के आसपास का, जुलाई अगस्त के आसपास पर, जहाँ पर नॉर्मली राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उस टाइम पर सोनाक्षी जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करती है तो वो देखती हैं कि उसके रूम का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है। जहाँ बाहर कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, वो अंदर आते ही बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल किसी ने 16 डिग्री सेल्सियस पे एसी ऑन कर रखा हो, लेकिन उस रूम के अंदर कोई एसी नहीं था। वो अचानक से शॉक हो जाती है कि इतना ठंडा रूम कैसे है, आज तक तो कभी ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। बट फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते चलो अच्छा है ना, रूम इतना ठंडा है तो बढ़िया, आराम से रहेंगे, आराम से पढ़ाई भी हो जाएगी, आराम से सो भी जाएंगे। फिर उसके बाद में वो अपने बेड पे बैठती है। जैसे ही वो अपने बेड पे बैठती है और बेड को टच करती है अगेन उसको ऐसा फील होता है कि बेड भी बिल्कुल ठंडा है। मतलब इतना ठंडा बेड कि उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना ठंडा बेड नहीं देखा। वो सोनाक्षी जिसको रात को लेटने के बाद 1 घंटे बाद नींद आती थी, अब उसको 5 मिनट के अंदर ही अच्छी नींद आ जाती है, और वो भी बहुत गहरी नींद।
सुबह वो उठती हैं, बहुत फ्रेश फील करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार रात की नींद बहुत अच्छी आई। 3-4 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले दिन वो जैसे ही अपने रूम में जाती हैं और बेड पर सोती हैं, अचानक से 1 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है और उसको किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, कुछ इस तरीके से। वो जैसे उस आवाज को सुनती है, वो देखती है आसपास में कोई है तो नहीं, लेकिन उस रूम के अंदर कोई नहीं होता। दोस्तों, असल में सोनाक्षी जो होती है वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाली लड़की होती है। बचपन से उसने बहुत पूजा पाठ किया हुआ होता है और वो थोड़ी सी निडर होती है, तो वो कोशिश करती है एक्सप्लोर करने की कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो वो सब चेक करती है, अपनी अलमारी चेक करती है, आसपास सब जगह देखती है, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देखती है, जहाँ पर उस समय कोई हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो बेड के नीचे भी देखती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और उसको लगता है कि हो सकता है मेरे माइंड का ये वहम हो, और वो सो जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस उसको वही आवाज़ें आती हैं और इस बार आवाज़ें थोड़ी लाउड होती हैं और सेम आवाज़ें जो उसको पहले आई थी, इस बार थोड़ा वो डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो रात निकालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो रिया के पास जाती है और रिया को जाके सारी बात बताती है कि रात को मेरे रूम में कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन रिया उसकी बात का यकीन नहीं करती है। उल्टा वो उसके ऊपर हंसती है कि पागल, तू ही थी ना जो प्राची और प्रीति को डरा रही थी, तो जैसे तूने उनके साथ में मजाक किया वैसे ही मजाक तेरे साथ किसी ने किया होगा। तो सोनाक्षी भी हंसती कि हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है यार, अब मैंने किसी के साथ मजाक किया तो हो सकता है किसी और ने मेरे साथ मजाक किया। उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन वापस से वही होता है, वो अपने रूम में जाती हैं, सोती हैं और सोने के बाद इस बार उसको फुसफुसाने के साथ में किसी के रोने की आवाज आती और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो आवाज इतनी डरावनी होती है कि सोनाक्षी पूरी तरीके से सहम जाती है। अगेन वो अपने रूम की लाइट ऑन करती है और पूरा रूम एक्सप्लोर करती है, बट वहां पर कोई नहीं होता और जो उसका रूम होता है वो टॉप फ्लोर पे होता है और बाहर से भी आने का कोई रास्ता नहीं होता। वो बड़ी मुश्किल से वो नाइट निकालती है और अगली मॉर्निंग वापस रिया को सारी बातें बताती है, लेकिन रिया उसकी बात का यकीन नहीं करती, उल्टा वो उसका मजाक उड़ाती है। फाइनली सोनाक्षी अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनको बताती कि मम्मी मेरे साथ में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। स्टार्टिंग में तो उसकी माँ भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती, लेकिन वो उनको एक चीज कहती है कि अगर तुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो डोंट वरी, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के उस हनुमान चालीसा को अपने तकिए के नीचे रख लेना और फिर सो जाना। वो ऐसा ही करती है, मार्केट जाती है, मार्केट से हनुमान चालीसा लेके आती है और रात को स्टडी करने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाती है बेड पे सोने से पहले वो हनुमान चालीसा पूरा पढ़ती है और उसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। और उस दिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना उसको फुसफुसाने की आवाज आती है, ना ही किसी के रोने की आवाज आती है। नेक्स्ट डे बहुत खुश होती है वो कि चलो रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों 5 से 10 दिन तक तो ये नॉर्मली सही चलता है, लेकिन एक दिन शाम को जैसे ही वो कोचिंग से वापस आती है और अपना रूम खोलती है तो देखती है कि वो हनुमान चालीसा जो उसने अपने बेड पे रखी थी वो नीचे गिरी हुई है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी हवा की वजह से वो नीचे गिर जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि उस रूम के अंदर कोई आ जाए। तो आखिर वो हनुमान चालीसा बेड से नीचे गिरी तो गिरी कैसे, ये सवाल उसके मन को खाए जा रहा था। फिर भी वो इग्नोर करती है और वापस हनुमान चालीसा को अपने बेड पर रख देती है। फिर उसी रात को अपने बेड पर जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करती है तो अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उसके जो वर्ड्स थे वो फंबल करने लग जाते हैं। यानी कि जो हनुमान चालीसा वो इतने टाइम से पढ़ती आ रही थी कंटिन्यू, उसको कभी फंबल नहीं हुआ। उस रात को पता नहीं क्या होता है कि उसके जो शब्द थे वो लड़खड़ाने लग जाते हैं, यानी कि उन शब्दों को बोल ही नहीं पाती जो एक्चुअल में होते हैं और कुछ और ही मंत्र निकल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। इसके बाद वो अपना फ़ोन यूज़ करती है और फ़ोन के अंदर यूट्यूब से हनुमान चालीसा लगा देती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वापस अपनी कोचिंग से वो घर पे आती है तो इस बार देखती है कि वो हनुमान चालीसा नीचे गिरी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से क्रश कर रखी होती है। ऐसा होता है ना जैसे किसी कागज को हमने एकदम क्रश करके फेंक दिया हो, बिल्कुल ठीक वैसे ही वो हनुमान चालीसा उस कंडीशन में होती है।
ये देख के अब उसको डर ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको बिल्कुल वो निश्चिंत थी, क्योंकि उसको पता है कि हनुमान चालीसा अगर मैं नहीं भी पढ़ूँ तो मेरे मोबाइल में तो है, मोबाइल से काम चल जाएगा। तो सोनाक्षी क्या करती है, उस रात को अपने मोबाइल के अंदर हनुमान चालीसा प्ले कर देती हैं, और हनुमान चालीसा जैसे ही आधी पूरी होती हैं, अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, सोनाक्षी को अच्छे से याद था कि उसने अपनी बैटरी चार्ज कर रखी थी और उसकी बैटरी 50 से 60% चार्ज थी, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं कैसे वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन फ़ोन चालू नहीं होता। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सोने के, तो वो अपने बेड पर सो जाती हैं, और सोने के 1 घंटे के बाद फिर से वही आवाज़ें जो उसको पहले सुनाई देती थी, फुसफुसाने की और रोने की सुनाई देने लग जाती है, और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा लाउड, इतनी लाउड कि वो उसको क्लियरली सुन सकती है और ना ही उन आवाज़ों को झेल सकती है। इस बार वो ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिजिकली उसको कोई हार्म नहीं हो रहा था, यानी कि जो भी वो एंटिटी थी या क्या था, वो सोनाक्षी को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन वो उसको डरा ज़रूर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी रात निकालती है और अगले दिन रिया के पास आके बोलती कि रिया, अब तो मैं इस रूम के अंदर बिल्कुल नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रिया उसको बोलती कि सोनाक्षी क्या हुआ? तो उसको अपनी सारी बातें बताती कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान चालीसा के अंदर वर्ड्स फंबल हुए, हनुमान चालीसा क्रश हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस बात को सुनकर रिया बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है कि सोनाक्षी, तू किन बातों में यकीन कर रही है? आज के टाइम में भी तू इन बातों को बिलीव करती है? तो सोनाक्षी बोलती है, नहीं यार, ऐसा सच में हुआ है। रिया बोलती कि पागल है तू, दिमाग खराब मत कर मेरा, और ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। सोनाक्षी उसको बोलती है, अच्छा तुझे सच में लगता है ये फालतू की बात है? तो उसने कहा, हाँ फालतू की बात तो है, फालतू की बातें तो कर रही है तू, तो तुझे लगता है कि उस रूम के अंदर कुछ नहीं है? वो बोलते डेफिनेटली कुछ भी नहीं है उधर। तो सोनाक्षी बोलती है, अच्छा ठीक है, एक काम कर, आज की रात मैं तेरे रूम में सोती हूँ और तू मेरे रूम में एक रात सो के बता। अगर तू आसानी के साथ उस रूम में एक रात गुजार देती है, मैं समझ जाऊंगी कि उस रूम के अंदर कुछ नहीं है। रिया ने बोला, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। फिर वो डिसाइड होने के बाद जो नॉर्मली उनका प्रोसेस होता है वो करते हैं, लाइक जैसे डिनर हो गया, डिनर के बाद में स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद अब रिया को जाना है सोनाक्षी के रूम में और सोनाक्षी को सोना है रिया के रूम। रिया पहली बार सोनाक्षी के रूम की तरफ बढ़ती है और जैसे रूम खोलती है, अचानक से क्लाइमेट चेंज, बाहर जो गर्मी थी, अंदर आते ही बिल्कुल ठंडा रूम, और ठंडा रूम जैसे उसको फील होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे वाह, सोनाक्षी का रूम तो बहुत मज़ेदार है, इस रूम में कौन सोना नहीं चाहेगा, इतना ठंडा रूम है। फिर वो बेड पे बैठती है। अगेन बेड पे बैठने के बाद भी उस बेड में इतनी ठंडक होती है कि उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और उस बेड के ऊपर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। सोने के कुछ ही मिनट के बाद रिया को वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है जो इतने टाइम से सोनाक्षी सुन रही थी। उसको तेज फुसफुसाहट और रोने की आवाज़ें आने लगती है। रिया ना तो सोनाक्षी जितनी बहादुर थी, ना ही वो कोई पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। रिया बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि उसको कुछ नहीं सोचता, वो फटाफट से अपना गेट खोलती है और रात को सोनाक्षी के रूम के पास में आके जोर जोर से दरवाजे को नॉक करती है कि सोनाक्षी दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। लेकिन ये बात होती है रात के लगभग 2 बजे के आसपास की और सोनाक्षी को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ चुकी है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अगर रात को आपको गहरी नींद आई है तो चाहे कितना भी कोई नॉक करे, कितनी भी आवाज़ लगाए, आप उसकी बात को नहीं सुन सकते। ठीक वैसा ही उनके साथ में हुआ, सोनाक्षी उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकती थी। फिर रिया के माइंड में ये थॉट आता है कि क्यों ना मैं अपने रूम में जाऊँ वापस, और रूम में जो मेरा फ़ोन है उस फ़ोन से मैं सोनाक्षी को कॉल लगा दूँ जिससे मैं सोनाक्षी को उठा सकूँ। वो अपने रूम में जाती है, अपना फ़ोन लेती हैं, लेकिन देखती हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था फ़ोन को चार्ज करने का, क्योंकि अपना चार्जर वो अपने रूम में ही भूल गई थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उस रूम के अंदर रात बिताने का। वो जैसे जैसे उस रूम के अंदर टाइम बिताती है, उसका डर बढ़ता जाता है, वो आवाज़ें और रोना धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा डराता है। फिर मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में सोनाक्षी अपने रूम से बाहर निकलती है, और मॉर्निंग होते ही सोनाक्षी के दिमाग में ये थॉट आता है कि यार मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मेरे पास तो हनुमान चालीसा है,
लेकिन जो मैंने रिया को भेजा है अपने रूम के अंदर, वो तो पूजा पाठ करने वाली लड़की है ही नहीं। मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन क्या पता रिया के साथ कुछ गलत हो गया हो। तो मॉर्निंग में उठ के ही वो दरवाज़ा नॉक करती है और बोलती है कि रिया बाहर आ। तो रिया बाहर आती है अपने रूम से और रिया को बोलती है कि तो ठीक है। रिया बोलती है हाँ ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रात को कुछ सुना तूने? तो रिया बोलती है हाँ कुछ नहीं सुना मैंने, तो फालतू की बात करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, इतना बढ़िया रूम है, इतना बढ़िया रूम है कि मैं तो सोचती हूँ कि यहीं पे सेटल हो जाऊँ हमेशा के लिए। सोनाक्षी को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन वो इग्नोर करती है। हो सकता है कि इस रात को कुछ नहीं हुआ हो, पहली बार आई है तो हो सकता है कुछ ना हुआ हो। फिर वापस से वो अपने रूम, जहाँ पे उनका रूम था उसी रूम में जाता है, यानी कि सोनाक्षी के रूम में ही जाती है और रिया के रूम में ही जाती है। रिया उसको बताती है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, बात कुछ और ही थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद वो अपनी कोचिंग जाते हैं और कोचिंग के बाद में जैसा कि उनका डेली का रूटीन होता है, वो अपने अपने रूम में आ जाते हैं। सोनाक्षी जो कि रिया के रूम में जाके पढ़ाई करती थी, वो वापस रिया के रूम में जाती है पढ़ाई करने के लिए। दरवाज़ा नॉक करती है कि रिया मैं पढ़ने के लिए आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल। तो कोई जवाब नहीं आता। वो कम से कम 10 से 15 बार उसके दरवाजे को नॉक करती है और चिल्ला के बोलती है कि रिया अपना दरवाज़ा खोल, अपना दरवाज़ा खोल, लेकिन रिया दरवाज़ा नहीं खोलती। फाइनली 15 बार नॉक करने के बाद वो अपना दरवाज़ा खोलती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है सोनाक्षी शॉक हो जाती है। उसके रूम में अंधेरा था। रिया जो कि रात के 1 बजे तक पढ़ाई करती थी, अचानक रात के 8-9 बजे ही उसके रूम की सारी लाइटें बंद थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सोनाक्षी को बोलती है कि मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सोनाक्षी को यह बात डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि रिया अपने क्लास की टॉपर थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। सोनाक्षी बोलती है कि तू ये बात कर रही है जो क्लास की टॉपर थी? तो उसने कहा हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं है और आज मेरा मूड नहीं है। तो सोनाक्षी ने भी इग्नोर किया कि चलो हो सकता है आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए पढ़ाई का मूड नहीं है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कल पढ़ लेंगे। और सोनाक्षी आती है अपने रूम के अंदर। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी जैसे ही अपने वाले रूम के अंदर आती है, जो पहले उसका रूम एकदम ठंडा था, बेड ठंडा था, अब वैसा कुछ भी नहीं होता है। उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसा कि बाहर का टेम्परेचर है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती और थोड़ा थोड़ा उसको डाउट होता है कि शायद रिया के साथ कुछ गलत हुआ है और जो कुछ भी यहाँ था वो शायद रिया के रूम में भी है इस वक्त। और वो पता लगाने के लिए ये सोचती हैं कि अगले दिन वो इसके बारे में पता करेगी। मॉर्निंग में हमेशा वो साथ में ही अपने कोचिंग करने के लिए जाते थे। तो सोनाक्षी उसके रूम के पास आके बोलती है कि रिया अपना दरवाज़ा खोल। तो कुछ टाइम नॉक करने के बाद रिया दरवाज़ा खोलती है और सोनाक्षी रिया को बोलती है कि रिया चल ना, कोचिंग चलते। तो रिया बोलती है कि मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। तो सोनाक्षी थोड़ा जिद करने लगती है कि यार चल ना रिया, चल ना, चलते हैं। और रिया एकदम से उसके हाव भाव चेंज होती है, वो एकदम से चिल्ला के बोलती है बोला ना तुझे, कहीं नहीं जाना मुझे, और एकदम से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दरवाज़ा इतना तेज बंद करती है कि सोनाक्षी के नाक पे चोट लग जाती है और सोनाक्षी के नाक से खून बाहर आ जाता है। ये बात सोनाक्षी को डाइजेस्ट नहीं होती है और उसको इस बार पक्का यकीन होने लग जाता है कि ज़रूर रिया के साथ कुछ गलत हुआ है। वो नीचे जाती हैं ब्रेकफास्ट टाइम के अंदर और प्रिया और प्राची को बोलती हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रिया के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसका पता लगाने के लिए तुम दोनों की मुझे हेल्प चाहिए। प्राची प्रीति बोलती है कि हाँ बोलो, क्या हेल्प कर सकते हैं। तो कि देखो, जब डिनर टाइम होगा, डिनर टाइम के अंदर मैं रिया को कैसे भी करके लेके आऊंगी और उसकी रूम की एक्स्ट्रा की मैं तुमको दे दूंगी। जैसे हम लोग नीचे जाए, तुम उसके रूम में जाना और अच्छे से उसके रूम को एक्सप्लोर करना कि उसके रूम में क्या है और क्या नहीं है। और अगर तुमको क्लाइमेट चेंज भी लगे तो भी मुझे बताना। प्राची प्रीति एग्री हो जाती है कि हाँ ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम दोस्त के लिए। और उस प्लान के अकॉर्डिंग शाम को सोनाक्षी जाती है रिया के पास में और रिया को बोलती है कि रिया 2 दिन हो गए तो इस रूम के अंदर है, कुछ ठीक से खा भी नहीं रही है, अभी चल खाने, नहीं तो फिर तेरी मम्मी का कॉल आएगा मेरे पास में कि बेटी का ध्यान नहीं रखा। तो चल अपन साथ में चलते, कुछ थोड़ा बहुत खा के आ जाना। तो रिया भी थोड़ा एग्री हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो फाइनली सोनाक्षी रिया को लेकर नीचे आती है और अकॉर्डिंग टू देयर प्लान प्राची और प्रीति उनके रूम की तरफ बढ़ती है। वो जैसे उनके रूम का दरवाज़ा खोलती है, अचानक से क्लाइमेट चेंज, मतलब प्राची और प्रीति को भी वो क्लाइमेट चेंज फील होता है जो उन दोनों को हुआ था। अंदर आते ही एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने एसी चला रखा हो, लेकिन उस रूम के अंदर एकदम घोर अंधेरा था।
और वो देखती हैं कि उस रूम के अंदर जहाँ कहीं भी खिड़की है, जहाँ से लाइट आने का कोई सोर्स है, उन सारे सोर्स को रिया ने बंद कर रखा था। यानी कि उसने खिड़कियों पर पर्दे लगाए हुए थे और जहाँ कहीं भी लाइट आना पॉसिबल है उन सब रास्तों को उसने बंद कर रखा था। यहाँ तक कि उसके रूम के अंदर उर्दू में पता नहीं दीवारों पे क्या लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उसके रूम के अंदर कुछ ब्लड के छींटे भी मिले और वो सब देखकर प्राची और प्रीति भी डर जाती है। जैसे ही वो उनके रूम के अंदर एंटर करके सब एक्सप्लोर कर रही होती है, अचानक से रिया को पता नहीं क्या होता है। रिया एकदम से शॉक होती है और रिया सोनाक्षी को बोलती है, किसने किया? सोनाक्षी बोलती है, क्या किसने किया? किसने किया? सोनाक्षी बोलती, क्या बोल रही है, किसने क्या किया? और ऐसा करके वो अपने प्लेट को ऐसे हाथ से झटका मार के दूर कर देती है और वो भागती है अपने रूम की तरफ। सोनाक्षी फटाफट से अपना फोन निकालती है और कॉल करती है प्राची को कि तुम दोनों जल्दी निकलो वहां से, वो आ रही है फटाफट। और वो फटाफट से अपने उस रूम को लॉक करके अपने रूम की तरफ चल जाती है और रिया भागकर उस रूम के अंदर एंटर हो जाती है। इतना सब काफी था ये प्रूव करने के लिए कि रिया के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। अब सोनाक्षी एक सेकंड वेस्ट नहीं करती, वो सीधा कॉल लगाती है रिया के पेरेंट्स को। वो रिया की मम्मी को कॉल लगाती है और उनको बोलती हैं कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, रिया के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल चीजें हो रही है और हो सके तो किसी तांत्रिक को या किसी बाबा को साथ लेके आना। तो ये जानकर रिया की माँ भी डर जाती है और रिया की माँ बोलती है कि मैं आ तो जाऊंगी लेकिन आने में मेरे को 2 दिन लगेंगे क्योंकि टिकट्स वगैरह करवाने में भी टाइम लगेगा और हमको यहाँ पहुंचने में भी टाइम लगेगा। सोनाक्षी बोलती है कि आंटी प्लीज आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए क्योंकि मैं रिया को ज्यादा टाइम तक नहीं संभाल पाऊंगी और कुछ चीजें हैं जो अब कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, तो जल्दी से जल्दी आप आइए। बोलती है कि हम आज ही टिकट करवा रहे हैं और आज के आज मैं निकल रही हूँ। लेकिन सोनाक्षी के लिए रिया को कंट्रोल करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। अब रिया ने पूरी तरीके से अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसने ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए भी नीचे आना बंद कर दिया था। वो सिर्फ जोमेटो से ऑर्डर करती थी और ऑर्डर में क्या करती थी ये सुनकर भी आपके होश उड़ जाएगी। उसके रूम पर रेगुलर हर 1-2 घंटे के अंदर चिकन और मीट के ऑर्डर आने लग गए। वो रिया जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसने जिंदगी में नॉनवेज देखा तक नहीं, अब वो उस नॉनवेज को खा रही थी बड़े चाव से और ये सारी की सारी चीजें सोनाक्षी के सामने हो रही। सोनाक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वेट करती है कि कितने जल्दी रिया की मम्मी उस तांत्रिक को या बाबा को लेके आएगी और रिया का इलाज होगा। 2 दिन तक रिया सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही खाती है और वो ना तो किसी से बात करती है ना अपना रूम खोलती है, सिर्फ अपने रूम के अंदर ही होती है। फाइनली वो दिन आता है जब रिया की माँ उस तांत्रिक को लेकर उनके हॉस्टल आते हैं। वो तांत्रिक बाबा जैसे ही उस हॉस्टल के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, वो कदम रखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो वार्डन को बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक चीज़ है, तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि इस हॉस्टल में जितने भी रूम हैं या जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको बाहर बुलाइए, सिर्फ रिया को छोड़ के। वो वार्डन ऐसे ही करता है, उस हॉस्टल के अंदर जितनी भी लड़कियां होती हैं सबको बाहर बुलाते हैं और सब नीचे आ जाते हैं। सिर्फ रिया का रूम बंद होता है और रिया ही उस रूम के अंदर होती है। उसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा होते हैं वो अपने झोले में से कुछ राख निकालते हैं, उसको मंत्रों से स्पेल करते हैं और एकदम से उनके हॉस्टल की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, अचानक से रिया के रूम में चिल्लाने की आवाज़ आती है और रिया ऑटोमेटिकली अपना दरवाज़ा खोलकर नीचे की ओर आती। अब रिया को सोनाक्षी भी 2 दिन के बाद देख रही थी और जैसे सोनाक्षी रिया को देखती है, सोनाक्षी के भी हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि रिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसके दोनों हाथों पर ब्लेड से कट लगे हुए थे, उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, उसके बाल आगे की ओर थे और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई बुरी एंटिटी है। वो तांत्रिक बाबा रिया को बोलते हैं कि आगे आओ और वो रिया धीरे धीरे तांत्रिक बाबा की तरफ बढ़ती है और तांत्रिक बाबा रिया को बोलते हैं जहाँ खड़ी है उसी जगह बैठ जा। रिया उसकी बात मान लेती है और उस जगह पर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी आएगा इस कहानी में असली ट्विस्ट। तांत्रिक बाबा रिया को बोलते हैं कि तू कौन है, तो रिया कोई जवाब नहीं देती। वो वापस से उसे पूछते हैं कौन है बता दे, नहीं तो अभी के अभी तुझे ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो ये बोलते हैं,
अचानक से रिया के हाव भाव चेंज होते हैं। दोस्तों दरअसल में जो तांत्रिक बाबा होते हैं उनके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो थोड़े से टकले होते हैं। हाँ, थोड़ा सी मजाक की बात है, लेकिन वो थोड़े से टकले होते हैं। और रिया अपने मुंह से निकालती है, ये टकले चल निकल यहाँ से। जैसे उसके अंदर से ये आवाज़ आती है, सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि रिया की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई आदमी बोल रहा है। लेकिन रिया की माँ ये सुन नहीं पाती और वो बोलती है कि रिया, पागल है क्या तू? ये संस्कार दिए मैंने तुझे, इस तरह से बात करते बड़ों से। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आप शांत रहिए, ये आपकी बेटी नहीं है, ये कोई और है। तो रिया को बोलते हैं, मैं आखिरी बार तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, बता दे कौन है और कहाँ से है तू, नहीं तो अभी के अभी तेरा नामो निशान मिट जाएगा। और रिया फिर भी कुछ नहीं बोलती। अब वो वक्त आता है जब तांत्रिक बाबा अपने झोले में हाथ डालते हैं, वो कुछ राख निकालते हैं, मंत्रों से उसे स्पेल करते हैं और सीधा रिया के ऊपर मार देते हैं। जैसे वो रिया के ऊपर ये मंत्र मारते हैं, रिया एकदम जोर से चिल्लाती है और बोलते, जानना चाहता है मेरे बारे में, जानना चाहता है तो सुन। इस हॉस्टल के अंदर जो ये रूम था, इस रूम के अंदर मैं पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है, और मेरे घर के अंदर अगर कोई आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा उसको समझाते हैं कि देखो, ये जो लड़की तुम्हारे रूम में आई थी, इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर इसको पता होता तो वो नहीं आती। अब इसका शरीर छोड़ दे। दोस्तों जो एंटिटी होते हैं, जो गोस्ट होते हैं, वो इतनी आसानी से किसी की बात को मानते नहीं हैं। तो वो भी अपनी हट पे होता है कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फाइनली बाबा जी के पास जो भी अपनी शक्तियाँ होती हैं, जो भी उन्होंने विद्या सीखी होती हैं, वो उन विद्याओं का वहाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारी कोशिश करते हैं, और बड़ी मुश्किल से कोशिश करके वो आखिरकार उस एंटिटी को या उस गोस्ट को रिया के शरीर से अलग कर देते हैं। रिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो बाबा जी आते हैं और रिया के हाथ पर कुछ धागा बांधते हैं और बताते हैं कि अब रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो चीज़ उसको नहीं छू सकती। यहाँ तक कि उस चीज़ को मैंने इस हॉस्टल से भी दूर कर दिया है, तो अब इस हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस तरीके से वो बाबा पूरी तरीके से उस हॉस्टल को एकदम फ्री कर देते हैं उस एंटिटी के साथ। उस एंटिटी का क्या हुआ, वो कहाँ गई, क्या उसका नामो निशान मिट गया, इस बारे में बाबा जी किसी को कुछ नहीं बताते हैं। वो राज बाबा जी के पास ही रहता है। उसके बाद बाबा जी अपने गांव के लिए वापस निकल जाते हैं और रिया की माँ रिया के साथ में कुछ दिन वहाँ पे गुजारती हैं। और अब उस हॉस्टल के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे रूम नॉर्मल थे और अब सोनाक्षी या रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी एंड होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि कोटा की है, और आपके पास में भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि वो शेयर हो हमारे चैनल पर, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे ईमेल पर उसको शेयर कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी स्टोरी सुनाऊंगा मेरे मुंह से। Thank you so much for watching this story. Please subscribe our channel and like this video. Thank you.